दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की विदेश नीति के बारे में, पाकिस्तान की विदेश नीति और भारत के बारे में, और भारत की विदेश नीति विशेषतः पाकिस्तान के संदर्भ के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि आप पिछले 2-4 दिनों से आप देख रहे होंगे न्यूज़पेपर में कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, जो कि नवाज शरीफ के भाई हैं, वो बार बार ऐसा प्रस्ताव दे रहे हैं कि भारत को उनसे बात करने की आवश्यकता है, अर्थात वो भारत से बात करने के इच्छुक हैं। उनके विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो साहब, उनका भी कमोबेश ऐसा ही स्टेटमेंट है। वहीं भारत का एकदम क्लियर स्टैंड है कि आप आतंकवाद को जब तक अपने यहाँ कंट्रोल नहीं करेंगे, आप सीमा पार से जो घुसपैठ हो रहा है, आप जब तक उस घुसपैठ को कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक भारत किसी भी हाल में आपसे बात नहीं करेगा। भारत का अपना क्लियर स्टैंड है, भारत उससे पीछे हटने वाला नहीं है, भारत उसमें कुछ संशोधन करने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी विदेश नीति एकदम क्लियर, स्पष्ट है। आखिर पाकिस्तान को आज भारत की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्यों पाकिस्तान चाइना से मदद लेने से कतरा रहा है? क्यों चाइना रूस से अपने संबंधों को मजबूती दे रहा है? आपको याद होगा कि रूस ने यूक्रेन पे जब वॉर डिक्लेयर किया था, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान वहाँ रूस में मौजूद थे और पुतिन के साथ वो बैठक कर रहे थे। बैठक से उनको आनन फानन में वापस पाकिस्तान आना पड़ा था। उनकी काफ़ी देश और दुनिया में किरकिरी हुई थी। तो हम जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई कि आज जो पाकिस्तान अपना सबसे बड़ा दुश्मन देश मानता है भारत को, आज उसको भारत की सबसे ज़्यादा याद क्यों आ रही है। थोड़ी बहुत इतिहास की जानकारी होगी तो आपको पता होगा कि 1947 में 14 अगस्त को महान विभाजन हुआ था, जिसको हम विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाते हैं। उसमें लाखों लोगों की हत्या की गई थी। उस समय दुनिया का सबसे बड़ा माइग्रेशन हुआ था। बहुत लोग सरहद के इस पार आए, बहुत लोग सरहद के उस पार भी गए। दोनों तरफ से माइग्रेशन हुआ था। वो काफ़ी बड़ा माइग्रेशन हुआ था। उसके बाद 1948 में काबाइली के भेष में जम्मू एंड कश्मीर पे पाकिस्तानियों ने आक्रमण किया था। वहाँ भी उनको धूल चटाई थी हमारी सेना ने। उसके बाद 1965 का, 1971 का, फिर 1999 में पाकिस्तान को धूल चाटनी पड़ी थी। अर्थात हमारी सेना ने बहादुरी के साथ उनके हर हमलों का जवाब दिया, और जवाब ही नहीं दिया, एक बड़े स्तर पे ऑपरेशन चला करके उनके नापाक मंसूबों को हमारी सेना ने कंट्रोल भी किया। धीरे धीरे पाकिस्तान छद्म युद्ध की तरफ आगे बढ़ा। 1984 के बाद पाकिस्तान को ये लगने लगा कि हम आमने सामने युद्ध करने में सफल नहीं हो सकते, तो उसने टेररिज्म का सहारा लेना शुरू किया और प्रॉक्सी वॉर उसने छेड़ दी। अघोषित एक युद्ध होता है जिसमें आमने सामने सेनाएं नहीं लड़ती हैं, सेनाओं के शागिर्द होते हैं। वो शागिर्द जा करके छोटे छोटे लोगों की हत्या करते हैं, छोटे छोटे जगहों पे बमबारी करते हैं, मानव बम बन के वो पूजा स्थलों पे, वो भीड़ भाड़ वाले स्थलों पे हमला करते हैं और लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। पाकिस्तान ने इसका सहारा लिया। इसका सहारा लेने के बाद भी पाकिस्तान को लगा कि हम इसमें भी कामयाब नहीं होंगे। इसी के सहारे उसने संसद पे हमला किया, इसी के सहारे उसने मुंबई पे हमला किया, इसी के सहारे उसने बनारस पे हमला किया। उसके बाद भी पाकिस्तान को लगा कि हम भारत से पार नहीं पा सकते, हम भारत से विजय नहीं हो सकते।
तो उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गोलबंदी शुरू की। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे भारत की बेइज्जती करने के लिए उसने तमाम तरह के मनगढ़ंत चाल चले। वहां भी पाकिस्तान को धूल की खानी पड़ी। इसी बीच भारत पाकिस्तान की आर्थिक नीतियों को प्रभावित करने के लिए निरंतर जुटा रहा। स्पेशली जब हमारे यहाँ पठानकोट और उरी में जो हमला हुआ था, उसके बाद से तो भारत ने अपनी गतिविधियों को और तेज कर दी, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज पाकिस्तान बिल्कुल दिवालिया होने की कगार पे खड़ा है। उसी बीच में एक घटनाक्रम और होती है, वो चाइना के धीरे धीरे खेमे में चला जाता है। चाइना के हर इनिशिएटिव को वो बढ़ चढ़ के सपोर्ट करता है। उसी में BRI बेल्ट रोड इनिशिएटिव, जो कि उसकी काफ़ी चाइना की काफ़ी महत्वाकांक्षी परियोजना थी, उस महत्वाकांक्षी परियोजना में पाकिस्तान जो होता है वो चाइना का दूसरा सबसे बड़ा सहयोगी देश होता है। उस BRI प्रोजेक्ट में OBOR वन बेल्ट वन रोड के तहत वो POK से जा रही एक रास्ते को, एक ट्रांजिट को वो अपनी अनुमति देता है, जिस पे आज पाकिस्तान का कब्जा है, जो अनाधिकृत कब्जा है। इसकी आपत्ति भारत ने दर्ज कराई, लेकिन पाकिस्तान ने नहीं माना। परिणाम भारत की कहीं न कहीं आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश की गई, जिसका भारत को जवाब देना बनता था, और भारत ने समय रहते जवाब भी दिया। वहां भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, और आज वो योजना रुकी हुई है, आज वो परियोजना रुकी हुई है। इसी क्रम में पाकिस्तान चीन से कठोर शर्तों पे लोन लेता गया, और लोन की रकम इतनी ज़्यादा हो गई कि उसका ब्याज भी चुकाना पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल हो गया। इसी बीच POK में वन बेल्ट वन रोड कार्यक्रम के तहत जो भी निर्माण कार्य किया जा रहा था, वहाँ पे चाइनीज़ कंपनी के जितने भी एम्प्लॉय थे, वहाँ की लोकल महिलाओं के साथ छेड़खानी करते रहे, वहाँ की महिलाओं के साथ बलात्कार करते रहे, वहाँ के लोगों को पीटते रहे। परिणाम स्वरूप वहाँ के लोगों में आक्रोश फैला। आक्रोश फैलने के बाद वहाँ 4 चीनी लोगों की हत्या कर दी गई। चीन बौखलाया। चीन ने पाकिस्तान सरकार पे दबाव बनाया। पाकिस्तान ने वहाँ पे जो बलूचिस्तानी हैं उन पे दबाव बनाने का पाकिस्तान ने एक असफल प्रयास किया, जिसमें उसको कोई खास सफलता नहीं मिली। नतीजा यह हुआ कि चीन बौखलाया, और चीन ने धमकी भरे शब्दों में पाकिस्तान से कहा कि वह अपना ऋण का पैसा वापस ले सकता है। पाकिस्तान आनन फानन में रसिया के पास गया, वहाँ पैसे लेने के लिए, वहाँ से परियोजना लेने के लिए, वहाँ से रिबेट लेने के लिए। ठीक उसी समय रसिया ने यूक्रेन के अगेंस्ट में वॉर डिक्लेयर कर दिया। वहाँ भी पाकिस्तान को धूल की खानी पड़ी। वहाँ भी पाकिस्तान निराश हुआ और वापस खाली हाथ आ गया। अब मरता क्या नहीं करता वाली स्थिति थी। ऐसे में पाकिस्तान धीरे धीरे अपनी जो विदेश नीति है, विदेश नीति को धीरे धीरे बदलना स्टार्ट किया, और विदेश नीति में सर्वोपरि भारत को तवज्जो दिया। ये हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, ये पाकिस्तान के डॉन अखबार की हेडलाइन है, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने ऐसा स्टेटमेंट दिया था। आज दुर्भाग्य से इमरान खान पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में किसी पद पे नहीं है, वो जेल सलाखों के पीछे हैं। उनके ऊपर गंभीर प्रवृत्ति के उनके ऊपर केस चल रहे हैं, उनके ऊपर उनका ट्रायल चल रहा है। वरना पाकिस्तान में एक विजनरी लीडर के तौर पे वो जाने जाते थे, एक रिवोल्यूशनरी लीडर के तौर पे जाने जाते थे। जैसे भारत में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी रिफॉर्म किए, वो हर सेक्टर में उन्होंने रिफॉर्म किया, ठीक वैसा ही कुछ रिफॉर्म इमरान खान साहब ने स्टार्ट किया था, जिसमें वहाँ रिफॉर्म आर्मी में भी
करने की बात चल रही थी, जिसकी आर्मी को समय रहते भनक लग गई और आर्मी ने उनका तख्ता पलट कर दिया। फलस्वरूप वहाँ शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बने, जो कि नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं। नवाज शरीफ आज निर्वासित हैं। नवाज शरीफ पे गंभीर मुकदमे हैं जिसका वो सामना कर रहे हैं। अब चूंकि घोषणा की गई है कि अगला जब जो पीएमएल नवाज पार्टी है उनके अगर उनकी सत्ता फिर से वापस आती है तो अब अगले जो प्रधानमंत्री होंगे वो नवाज शरीफ होंगे। ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा कि प्रधानमंत्री नवाज शरीफ होंगे या प्रधानमंत्री कौन होगा। वैसे एक सर्वे में ऐसा देखा जा रहा है कि इमरान खान की लोकप्रियता जो है दिनों दिन बढ़ती जा रही है। लोगों का ऐसा मानना है कि इमरान खान को राजनीतिक प्रतिशोध में उनको फंसाया जा रहा है, उनको बदनाम किया जा रहा है, उनके चरित्र का हनन किया जा रहा है। ऐसा बहुत सारे सर्वे इशारा करते हैं। खैर ये तो बात की बात है, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन हम बात करते हैं पाकिस्तान को आज भारत की राग अलापने की ज़रूरत क्यों पड़ गई। भारत अपनी जहां आर्थिक नीति को इतनी मजबूती से लागू किया कि भारत आर्थिक मामलों में मजबूत होता चला गया, वहीं पाकिस्तान की आर्थिक नीतियों में इतनी खामियां थीं, वहाँ लोगों में इतना जनाक्रोश था, वहाँ पे सिस्टम में इतना भ्रष्टाचार था कि वहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी पूरी की पूरी चरमरा गई। जितने कर्ज जो भी कर्जा देने वाले देश थे पाकिस्तान से अपना कर्जा वापस मांगने लगे। पाकिस्तान के लिए एक मुसीबत खड़ी हो गई, जो अभी भी वो मुसीबत बनी हुई है, जिसमें आईएमएफ का कर्जा है, वर्ल्ड बैंक का कर्जा है, चाइना का कर्जा है, टर्की का कर्जा है। ऐसे न जाने कितने देशों से उसने कर्जा ले रखे हैं। वो सारे देश अपना कर्जा वापस चाहते हैं। अब पाकिस्तान बड़ी दुविधा में फंसा हुआ है और कहा जाता है कि अगर कोई भी राष्ट्र अपने पड़ोसी देशों के साथ मजबूत संबंध बना के रखता है तो उसको सरवाइव करने में बहुत आसानी होती है। आप एग्जाम्पल के तौर पे भूटान को देख सकते हैं, नेपाल को देख सकते हैं, बांग्लादेश को देख सकते हैं, आप श्रीलंका को भी देख सकते हैं। हालांकि श्रीलंका में महिंदा राजपक्षे की जो सरकार आई उसकी कुछ अपनी ऐसी तकनीकी खामियां थी उनकी नीतियों में, जिसकी वजह से चाइना का प्रभाव माफ़ कीजिएगा श्रीलंका में बढ़ता चला गया और आज श्रीलंका में आंतरिक विद्रोह हुआ। फलस्वरूप वहाँ पे राजपक्षे परिवार को भागना पड़ गया और वहाँ पे अब धीरे धीरे व्यवस्थाएं फिर से शुरू हो रही हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो एक आध 2 साल 3 साल में वहाँ फिर से वही रौनक होगी, फिर से वहाँ की आर्थिक स्थिति वैसे ही मजबूत हो जाएगी जैसे पहले कभी हुआ करती थी। लेकिन पाकिस्तान के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान धीरे धीरे चाइना से भी अपने संबंधों को वो कमतर करते जा रहा है। बिल्कुल छूट नहीं सकता, मैं ये बात के लिए बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ, स्वीकार करता हूँ कि पाकिस्तान बिल्कुल चीन के अगेंस्ट में जाने की हिमाकत कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसकी भी अपनी कुछ मजबूरियां हैं। लेकिन इससे ये बिल्कुल भी जाहिर नहीं होता कि वो भारत से अपनी नज़दीकियां नहीं बढ़ा सकता। उसको अधिकार है बढ़ाने की, और वो भी एक सॉवरेन देश है, सॉवरेन कंट्री है। उसको अपने आंतरिक मामलों और बाह्य मामलों में खुद निर्णय लेने का अधिकार है, जैसे कि भारत को है, जैसे कि चीन को है, जैसे कि बाकी देशों को है। तो अब चूंकि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत चरमरा गई है, वहाँ सरकारी जो अफसर हैं, सरकारी जो कर्मचारी हैं, उनको तनख्वाह देने के लिए उनके ट्रेजरी में पैसे नहीं हैं। वहीं भारत आर्थिक प्रतिबंध लगा चुका है, तमाम तरह के प्रतिबंध लगा चुका है, अपने यहाँ से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा चुका है। उनको जो स्पेशल रिबेट मिलता था, जो उनको इम्पोर्ट ड्यूटी पे जो उनको रिबेट मिलता था, भारत ने उस रिबेट को भी हटा दिया। जो स्पेशल स्टेटस का उसको मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो उसको दर्जा था, वो दर्जा भी भारत ने छीन लिया है। आपको पता होगा कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा जिस देश को दिया जाता है उस देश को काफी फायदा होता है, और विशेषता इस संदर्भ में तो और ज्यादा फायदा होता है जब वो देश
पूरी तरीके से आयात पे निर्भर होता है, अर्थात वो देश निर्यात कम आयात ज़्यादा करता है। ऐसे में उस देश को बहुत फ़ायदा होता है। ऐसे में पाकिस्तान को नुकसान पे नुकसान होता गया। वहाँ वहाँ खाद्य जो पदार्थ हैं वो काफ़ी महंगे होते गए। वहाँ जो बेसिक नीड्स की जो कमोडिटीज़ थी वो भी काफ़ी महंगी होती गईं। वहाँ पे इसेंशियल जो मेडिसिन्स हैं वो भी काफ़ी महंगी होती गई। वहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन काफ़ी महंगा हो गया। वहाँ पे इंटरनेट वगैरह सब कुछ महंगा हो गया। आज स्थिति ये है कि पाकिस्तान बहुत मुश्किल हालातों का सामना कर रहा है। ऐसे में भारत की उसको याद तो आनी ही थी। तो ये सारा एक ओवरव्यू रहा जिसकी वजह से पाकिस्तान आज भारत को उम्मीद की नज़र से देख रहा है, भारत की तरफ वो हाथ बढ़ाना चाहता है। अब ये भारत के हित में होगा, नहीं होगा, इसके लिए भारत के जितने भी रणनीतिक सलाहकार जो हैं, भारत के जो रणनीतिकार हैं, वो इस पे अपनी नज़र गड़ाए हुए हैं। वैसे कुछ-कुछ बातें तो स्पष्ट है कि इसमें क्या हो सकता है। इसमें पाकिस्तान को अपने यहाँ आतंकवाद की समाप्ति करनी होगी। पाकिस्तान को सही मामले में एक डेमोक्रेसी वाला देश बनना होगा। वहाँ की मिलिट्री का जो इंटरफेरेंस होता है वहाँ पॉलिटिकल सिस्टम में उसको बंद करना होगा और वहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय जो उस पार से जो भी घटनाएँ इस पार हो रही हैं उसको तत्काल बंद करना होगा। तभी जाके भारत उससे बात करने के लिए तैयार होगा। अदरवाइज़ भारत को कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि भारत अब ये मान चुका है कि उसको पाकिस्तान के बिना ही रहना है, उसको पाकिस्तान को दरकिनार करके ही आगे बढ़ना है। यही वजह है कि भारत आज सार्क जैसे देशों से अपना धीरे-धीरे कदम पीछे खींच रहा है और बिमस्टेक जिसमें पाकिस्तान इस संगठन में नहीं आता, धीरे-धीरे इस संगठन की जो महत्ता है उसको स्वीकार करते हुए इस पे फोकस ज़्यादा कर रहा है। क्वाड के माध्यम से भी धीरे-धीरे भारत आगे बढ़ रहा है। द्विपक्षीय संबंधों को भारत कई देशों के साथ मजबूत करने के फिराक में है और बहुत हद तक उसमें कामयाबी भी मिल चुकी है। ऐसे में भारत पाकिस्तान को स्किप करके भी आगे बढ़ सकता है। वैसे भारत वासुदेव कुटुंबकम की भावना रखने वाला देश है। भारत इसके लिए भी तैयार है कि अगर पाकिस्तान के लोग अगर चाहें, पाकिस्तान के लोग अगर ऐसा दबाव बनाते हैं वहाँ की सरकारों पे, तो वो निश्चित रूप से पाकिस्तान के साथ बात करने के लिए तैयार होगा, निश्चित रूप से तैयार होगा। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि वहाँ की जनता क्या चाहती है, वहाँ की जनता के मनों में जो नफ़रत वहाँ के पॉलिटिशियन भारत के प्रति भर रखे हैं, उसको वहाँ की जनता कैसे लेती है, उसकी जनता कैसे रिएक्ट करती है और वहाँ के राजनीतिक आकाओं पे कैसे दबाव बनाती है। दोस्तों, पाकिस्तान में 3 सरकारें काम करती हैं। एक वहाँ पॉलिटिकल जो अपनी मशीनरी है वो काम करती है, दूसरी वहाँ की आर्मी काम करती है और तीसरी वहाँ पे जो धार्मिक संगठन हैं वो भी काम करते हैं, जिसमें उलेमा होते हैं, मौलाना होते हैं, मौलवी होते हैं, वो भी वहाँ पे प्रमुख रूप से अपने वर्चस्व वाली भूमिका में हैं। तो ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि पाकिस्तान के लोग वहाँ तीनों संगठनों को कैसे वहाँ पे दबाव बनाते हैं, तीनों संगठनों को कैसे बैकफुट पे लाते हुए अपने हितों के साथ आगे बढ़ते हैं, अपने हितों की सुरक्षा के लिए कैसे वो भारत के साथ संबंधों को मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान सरकार पे दबाव बनाते हैं, वहाँ कैसे आतंकवाद का सफाया होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि पाकिस्तान जब तक आतंकवाद के रास्ते पे चलता रहेगा, पाकिस्तान जब तक सीमा पार से ये घुसपैठियों को भारत में भेजता रहेगा, जब तक वहाँ ड्रग्स की तस्करी होती रहेगी, जब तक अवैध हथियारों की तस्करी होती रहेगी, तब तक भारत उससे बात करने के लिए तैयार नहीं होगा। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। अब रही बात आतंकवाद की, तो आपको पता होगा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। ये सच है, क्योंकि आतंकवाद का धर्म होता, आतंकवाद का मजहब होता तो अल्लाहू अकबर बोल करके और वहाँ अल्लाह को मानने वाले बंदों की हत्या नहीं की जाती, उन मासूम बेकसूर बच्चों की हत्या नहीं की जाती जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह के बताए मार्गों पे चलने वाले बंदे हैं, उनकी हत्या नहीं की जाती। लेकिन देखिए कि उनकी भी हत्या की जा रही है, तो इससे तो एक बात स्पष्ट है कि ये
इस्लाम की सुरक्षा के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए, इस्लाम को फैलाने के लिए ये ऐसी तुच्छ हरकतें नहीं करते, ये अपने निजी स्वार्थों के लिए ऐसी तुच्छ हरकतें करते हैं। ऐसे में वहाँ की जनता ऐसे लोगों पे लगाम लगाने के लिए काम करे, तो ये उनके हित में होगा, क्योंकि देखा जाए तो अंततः नुकसान उन्हीं को होता है। चाहे वो पेशावर में स्कूल पे हमला हो, चाहे आप देखेंगे क्वेटा में वो जो हमला हुआ था जिसमें काफ़ी बेकसूर लोग मारे गए थे। जब जब पाकिस्तान बिल्कुल शांति के रास्ते पे आगे बढ़ता है, एक पीसफुल डायलॉग के तरफ बढ़ता है, तब तब वहाँ ऐसी भयानक आतंकवादी घटनाएं होती हैं जिससे पाकिस्तान को बैकफुट पे आना पड़ता है। इसमें नुकसान किसका होता है? इसमें नुकसान उन आतंकवादियों का नहीं होता, इनमें नुकसान उन मासूम जनता का होता है, जो जनता ये उम्मीद लगाए बैठी रहती है कि हमारे भविष्य के बेटरमेंट के लिए सरकारें कुछ काम करने जा रही हैं। तो वहाँ की जनता अगर चाहे, किसी भी देश की जनता चाहे तो अपने देश से आतंकवाद का सफाया कर सकती है, अपने देश में जो पॉलिटिकल गंदगी है उस गंदगी को साफ कर सकती है। जिस देश में मिलिट्री अपने बिल्कुल तानाशाही वाले रास्ते पे चल रही है, उस रास्ते को भी वो बदल सकती है। इतनी वहाँ की देश की, किसी भी देश की जनता में इतनी क्षमता होती है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि जनता मौन बैठी हुई है। आप अभी ताज़ा मामला देख सकते हैं म्यांमार में आंग सान सू की, जो कि काफ़ी बढ़िया लीडर थी, जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला हुआ था, उनको आज अपदस्थ करके वहाँ मिलिट्री शासन है। ये भी भारत के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि वहाँ के जो मिलिट्री तानाशाह हैं, जो आर्मी के चीफ हैं, वो कहीं ना कहीं चीन के खेमे में आते हैं। तो ये भी भारत में नॉर्थ ईस्ट के लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि हम म्यांमार पे आगे बात करेंगे कि म्यांमार में स्थिति क्या है, भारत के लिए कैसे नुकसानदायक है। अभी तो फिलहाल पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। तो ये तो पाकिस्तान की आर्थिक नीतियां हुई। अब पाकिस्तान में देखते हैं वहाँ का एजुकेशन सिस्टम। दोस्तों, वहाँ पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम जो है वो काफ़ी त्रुटिपूर्ण है। वहाँ पे देश आज़ाद जब हुआ था 1947 में, तब से लेके आज 2023 तक वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म करने की बिल्कुल कोशिश नहीं की गई। तमाम वहाँ शासक आए चले गए, वहाँ मिलिट्री शासन भी आया चला गया, लेकिन वहाँ एजुकेशन रिफॉर्म के नाम पे कोई काम नहीं हुआ। बल्कि एजुकेशन में भ्रष्टाचार को काफ़ी संलिप्त किया गया। वहाँ पे जो एजुकेशन में बैठे हुए आला कमान थे वो काफ़ी भ्रष्टाचार में धन उगाही किए। उन्होंने शिक्षा को व्यापार बना दिया। और कहा जाता है कि जिस देश की शिक्षा व्यवस्था मजबूत होती है वो देश अंततः वही महान बनता है, वही देश शक्तिशाली बनता है, क्योंकि शिक्षा ही किसी भी व्यक्ति के जीवन का आधार होती है। एक शिक्षित व्यक्ति समाज के लिए बड़ा संवेदनशील होता है। वो कोई भी ऐसा अनर्गल काम नहीं करता। ऐसा देखा जाता है, ऐसा माना जाता है कि वो समाज के लिए ऐसा कोई भी काम नहीं करता जिससे समाज को नुकसान हो। अब देखा जाए तो शिक्षा तो ओसामा बिन लादेन जैसे लोगों को भी मिली थी, लेकिन उन्होंने शिक्षा का दुरुपयोग किया और अपने शिक्षा के बल पे उन्होंने पूरी दुनिया को आतंकवाद की आग में झोंक दिया। हम बात ऐसे लोगों की नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मेजॉरिटी लेवल पे। एक शिक्षित व्यक्ति समाज को सही दिशा में लाने की प्रयास करता है, समाज को कुछ देने की भावना रखता है, और जहाँ शिक्षा का ही अभाव हो वहाँ ये सारी चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान की जो शिक्षा नीति है उसमें भी बदलाव की ज़रूरत है, उसमें त्वरित बदलाव की ज़रूरत है, और उसे ज़रूरत है भारत की शिक्षा नीति को अपनाने की। हम ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि भारत की शिक्षा नीति काफ़ी मजबूत है, लेकिन भारत की शिक्षा नीति जो है वो पाकिस्तान की तुलना में तो काफ़ी मजबूत है। हम भारत की शिक्षा नीति की तुलना अमेरिका से नहीं कर रहे हैं, हम ब्रिटेन से नहीं कर रहे हैं, हम फ्रांस से नहीं कर रहे हैं, हम जर्मनी से नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे आधुनिक देशों से नहीं कर रहे हैं
लेकिन हाँ, हम उन विकासशील देशों से कर रहे हैं जो आज विकसित होने का सपना सँजोए हुए हैं, उनमें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत की शिक्षा नीति काफ़ी मजबूत और काफ़ी अग्रसर है और प्रोग्रेसिव भी है। वहाँ पाकिस्तान में आज स्थिति ये है कि वो लोग एक सुई बनाने की स्थिति में नहीं हैं और हमारे वैज्ञानिक आज हम चाँद और हम मंगल पे पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। मंगल पे तो हम पहुँच भी चुके हैं। हम चंद्रयान के माध्यम से हम चाँद पे पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। तो कल्पना करिए भारत और पाकिस्तान में कितने फासले हैं। हमारी आर्थिक नीति काफ़ी मजबूत स्थिति में है। हमारे यहाँ आज 90 दिनों का स्टॉक भारत सरकार के पास है, वहीं पाकिस्तान में बमुश्किल 7 से 8 दिन का है। अगर पाकिस्तान में इमरजेंसी लग जाती है, पाकिस्तान को देश कर्जा देना अगर बंद कर देते हैं, अपना कर्जा वापस मांग लेते हैं, तो पाकिस्तान अपने देश को 7 से 8 दिन भी बड़ी मुश्किल से चला पाएगा। ये फासला है हम दोनों देशों में। हमारी इंडस्ट्री काफ़ी एडवांस लेवल पे है, हमारी इंडस्ट्री पूरी दुनिया में कॉम्पीट कर रही है, वहीं पाकिस्तान की इंडस्ट्री का कुछ अता ही पता नहीं है। वहाँ पता ही नहीं है कि पाकिस्तान अपने देश में कुछ बनाता भी है, पाकिस्तान अपने देश में कोई मशीनरी वाले प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग भी करता है, कुछ भी नहीं पता। हाँ, पाकिस्तान एक चीज़ ज़रूर बनाता है, वो आतंकवादी तैयार करता है, वो जिहादी तैयार करता है, वो ऐसे मानसिकता वाले लोगों को मानो बम बनाता है, जो किसी खास मकसद से अपने आप को आगे ले जाना चाहते हैं, जो इस दुनिया से परे जो अपने लिए स्थान देखते हैं, उसके लिए एक विशेष रास्ते का चुनाव करते हैं। उनका मानना है कि हम इस रास्ते पे चल के उस जगह को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो पाकिस्तान ऐसे लोगों को पकड़ता है और ऐसे लोगों को मानो बम बना के वो भारत के खिलाफ और अपने विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल करता है। तो ऐसे में कोई भी देश महान नहीं हो सकता है, ऐसे में कोई भी देश बहुत दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकता। महान तो होना दूर की बात है, बहुत दिन तक सर्वाइव करना भी बड़ा मुश्किल है। आज यही स्थिति से पाकिस्तान गुजर रहा है। टमाटर कितना महंगा मिल रहा है, पेट्रोल कितना महंगा मिल रहा है, मसला ये बिल्कुल भी नहीं है। मसला तो इससे बहुत आगे है। वहाँ पे पर कैपिटा इनकम बिल्कुल नगण्य है, वहाँ पे जीडीपी बिल्कुल, वहाँ पे जीएनपी बिल्कुल एकदम, मैंने आज स्थिति ये है कि यूपी की बराबरी भी वो नहीं कर सकता। आज पाकिस्तान की स्थिति ये है। वहीं भारत $5 ट्रिलियन इकॉनमी वाला देश बनने की तरफ अग्रसर है और हम उम्मीद करते हैं कि 2026-27 तक भारत ये अपना लक्ष्य जो है, निर्धारित लक्ष्य जो है, प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है, उसको वो पालेगा और भारत 2040 तक, बहुत ऐसे सोर्सेस बता रहे हैं कि 2030 तक भारत विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आ खड़ा होगा। हालांकि भारत को भी विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा होने के लिए एक लंबा सफ़र तय करना है, एक लंबी लड़ाई लड़नी है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि भारत वो लड़ाई भी लड़ लेगा, भारत उस लड़ाई में विजय भी होगा और भारत विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में अपने आप को खड़ा भी कर लेगा। ऐसे में पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों को बंद करता है तो भारत से वो काफ़ी मदद ले सकता है, भारत से वो काफ़ी सहायता ले सकता है, क्योंकि भारत चीन नहीं है। भारत को साम्राज्यवाद की लालच नहीं है, वो बिल्कुल अपने साम्राज्य का विस्तार करना नहीं चाहता। ये भारत के हित में कभी नहीं रहा। अगर भारत के हित में होता, भारतीय परंपरा के हित में होता, भारत की जो अपनी सनातन संस्कृति रही है, अगर कहीं भी थोड़ी भी सोच में रहती तो शायद पूरी दुनिया में आज सनातन संस्कृति फैली होती, लेकिन भारत की कभी ये सोच नहीं रही है।
भारत ने सबके सह अस्तित्व को स्वीकार किया है। भारत ने वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया। ये नारा उस समय दिया गया जब दुनिया क ख ग घ पढ़ रही थी। तब भारत ने बताया कि हम दुनिया पूरा एक परिवार है, और परिवार में जो मजबूत होता है वो कमज़ोर को साथ लेके चलता है, और भारत ने हर मौक़ों पे ऐसा करके दिखाया है। चाहे दुनिया कोरोना महामारी से लड़ रही थी, दुनिया में जब वैक्सीन की कमी थी, दुनिया में जब हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की ज़रूरत थी, तब भारत ने बिना कोई शर्त के वो मेडिसिन, वो वैक्सीन दुनिया को प्रोवाइड कराया। उन अफ्रीकी देशों को प्रोवाइड कराया जिन अफ्रीकी देशों में सबसे ज़्यादा रिस्क था कोरोना को लेकर। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अशिक्षा है, वहाँ पे बेरोज़गारी है, वहाँ पे लोग प्रिकॉशन नहीं कर सकते। दुनिया में सबसे ज़्यादा सेंसिटिव अगर कहीं के लोग हैं तो वो अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के हैं। ऐसे में भारत ने उनकी समस्याओं को समझा, भारत ने उनकी मजबूरी को समझा, और भारत ने तत्काल वहाँ वैक्सीन भेजने का निर्णय लिया। तुर्की, जो आज उसका नाम बदल के तुर्की हो गया है, हालांकि नाम बदलने से काम नहीं बदल जाता। तुर्की और तुर्की दोनों का लक्ष्य एक ही है, भारत को कमज़ोर करना। वो पाकिस्तान, चीन के अलायंस से भारत को कमज़ोर करना चाहता है। दुनिया में अगर भारत का कोई सबसे बड़ा आलोचक देश है तो पाकिस्तान के बाद अगर कोई है तो वो तुर्की है। चीन तो कई मामलों में फिर भी भारत का पक्ष लेता है, भारत की तरफदारी करता है, लेकिन तुर्की या तुर्की भारत के एकदम विपरीत में रहता है। फिर भी तुर्की में जब 7.4 रिएक्टर स्केल का जो भूकंप आया था अभी हाल फिलहाल में, तुर्की और सीरिया दोनों देशों में जो भूकंप, इतना बड़ा गंभीर भूकंप आया था, उसमें काफ़ी जान और माल की क्षति हुई थी। भारत ने बिना कुछ सोचे वहाँ पे अपनी एनडीआरएफ टीम को भेजा। भारत ने वहाँ पे रसद आपूर्ति की, वहाँ पे ज़रूरी मेडिसिन सप्लाई किया, और आश्वासन दिया कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी, हम उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए तैयार हैं, आप बस एक बार हमें बताइएगा। फिर भारत यूक्रेन में, आपने देखा ही होगा कि यूक्रेन में, सोचिए भारत की छवि देखिए, भारत की विदेश नीति की मजबूती देखिए कि भारत के झंडे लगाकर पाकिस्तान देश के बच्चे, जिनको उनके हाल पे छोड़ दिया गया था, ऐसा बोला गया था कि पाकिस्तान से बाहर जो भी बच्चे पढ़ने जा रहे हैं वो अपनी कीमत पे पढ़ने जा रहे हैं, जो भी उनके साथ घटनाएं होती हैं उन घटनाओं के जिम्मेदार वो स्वयं होंगे। वैसी स्थिति में पाकिस्तानी बच्चों ने भारतीय तिरंगे को अपने बस के बोनट पे लगाया, बस के आगे वाले हिस्से पे लगाया, और अपने देश, उस यूक्रेन के युद्धग्रस्त देश से बाहर निकले और अपने आप को सुरक्षित किए। ये है भारत की मजबूती। आज भारत सिंगापुर, आज भारत यूएई, आज भारत कुवैत, ओमान, कतर जैसे देशों के छोटे छोटे जो देश हैं उनकी अपनी सैटेलाइट को अपने लॉन्चिंग व्हीकल से लॉन्च कर रहा है। ये है भारत की उपलब्धि। शिक्षा के क्षेत्र में भारत में शैक्षणिक संस्थानों से निकले लोग आज दुनिया के टॉप पोस्ट को होल्ड किए हुए हैं। ये है भारत की मजबूती। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान भारत की इन सारी मजबूतियों को देख रहा है, भारत की इन तरक्की को देख रहा है, तब उसको समझ में अब धीरे धीरे आने लगा है कि हम भारत को इग्नोर करते हुए एक राष्ट्र के रूप में हम ज़्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरनल सोर्सेस ऐसा बता रहे हैं। बहुत सारी जो सर्वेज हैं जिनको अभी गुप्त रूप से रखा गया है, जो कहीं कुछ कुछ जगहों पे लीक हुई हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि पाकिस्तान हो सकता है कि फिर से दो टुकड़ों में बंट जाए। तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं अपनी जो यूनिटी है उसको बरकरार रखने के लिए उसको सबसे ज़्यादा किसी देश की ज़रूरत है तो वो भारत को है, भारत की है।
देखते हैं आगे क्या होता है। पाकिस्तान अगर अपने नीतियों में सुधार लाता है तो भारत फिर बात करेगा। भारत फिर हो सकता है वापस उसको एमएफएन का जो दर्जा उससे छीना गया था वो दर्जा हो सकता है उसे वापस भी कर दे। उसने जितने भी निर्यात पे प्रतिबंध लगाए थे, जितने उसने आयात पे भारत ने प्रतिबंध लगाए थे या अभी तक लगाए हैं, हो सकता है उसमें ढीली दी जाए। हो सकता है कि आर्थिक मदद भी भारत को दी जाए बिना शर्त के। भारत पाकिस्तान को आसान किस्तों पे भारत लोन भी प्रोवाइड कराए। लेकिन ये तभी संभव है जब पाकिस्तान अपनी नापाक मंसूबों को छोड़ते हुए विकास के रास्ते पे अग्रसर होगा, अपनी पॉलिटिकल सिस्टम को ठीक करेगा, अपनी जो आर्मी की जो वहाँ डिक्टेटरशिप है उसको ख़त्म करेगा, और जो वहाँ मौलाना मौलवियों और जिहादियों का जो एक गिरोह बना हुआ है उन गिरोह को जब तक नहीं तोड़ता है तब तक पाकिस्तान की किस्मत पाकिस्तान के हवाले है। पाकिस्तान उसको चाहे जैसे कर ले, जैसे इस्तेमाल कर ले, ये उसके ऊपर निर्भर है। चलिए हम आगे बात करेंगे फिर एक ऐसे देश पे जो देश काफ़ी शांत देश था, वहाँ पे बौद्ध बाहुल्य देश था, लेकिन आज वो देश आतंकवाद के आग में सुलग रहा है। वो देश में जो आपसी सौहार्द जो उनकी अपनी समरसता थी, सौहार्दता थी, वो सारी ख़त्म हो चुकी है। हम बात करेंगे म्यांमार पे कि कैसे म्यांमार में एक वहाँ के विजनरी लीडर को जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, 30 साल का कठोर कारावास की सज़ा दी जाती है, कैसे नोबेल प्राइज़ छीन लिया जाता है। इस पे बात करेंगे। भारत के लिए कितना फ़ायदेमंद है, भारत के लिए कितनी नुकसानदायक स्थिति है, भारत और म्यांमार के संबंध अतीत में कैसे रहे हैं, भारत और म्यांमार के संबंध अभी वर्तमान में कैसे हैं, और भारत और म्यांमार के संबंध ऐसे ही चलते रहे तो इनका क्या भविष्य है। हम बात करेंगे इस पे। तब तक के लिए नमस्कार।